Good morning. Today is 20th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है जीएसटी काउंसिल की श्रीनगर में हुई मीटिंग को लेके है। अब फाइनल टच दे दिया गया है कौन कौन सी कमोडिटीज कौन सी टैक्स स्लैब के अंडर में आएंगी। तो इस आर्टिकल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट कमोडिटीज को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है डिफरेंट टैक्स स्लैब्स के अंडर में। नीचे का जो आर्टिकल है नेपाल के ऊपर में है और जो मेन आर्टिकल आज है वो भी नेपाल के ऊपर में है। नेपाल में पहले फेज के लोकल इलेक्शंस हुए। ये कंटेक्स्ट ये है कि वहां की मधेसी पार्टीज अभी भी अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं संविधान में बदलाव को लेके। उनका प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। तो उस कंटेक्स्ट में अभी पहले फेज के लोकल इलेक्शंस हुए हैं। तो जानेंगे कि कौन से पॉइंट्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नीचे का जो आर्टिकल है ट्रंप के ऊपर में है। अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप ने जेम्स कोमी को, एफबीआई के जो डायरेक्टर थे, इनको अपने पद से हटा दिया था। ये एक प्रकार से इनकी जांच पूरी होने वाली थी और ये ट्रंप की रशिया के साथ लिंक को लेकर अपनी जांच की रिपोर्ट पेश करने वाले थे। उससे पहले ही ट्रंप ने जेम्स कोमी, एफबीआई के डायरेक्टर को अपने पद से हटा दिया था। तो ये आर्टिकल एक प्रकार से अभी सिचुएशन बता रहा है अमेरिका में कि डिफरेंट वॉइसेस आने लगी हैं जो कंसीडर कर रही हैं कि ट्रंप का इंपीचमेंट हो और प्रेसिडेंट निक्सन के साथ में भी इनका कंपैरिजन किया गया है। तो थोड़ा बहुत इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पे आज शनिवार है, शनिवार को तो ग्राउंड जीरो प्रकाशित होता है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। फैक्चुअल डिटेल्स काफी ज्यादा है तो इस आर्टिकल को हम नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीएसटी से। देखिए जीएसटी, वैसे तो जीएसटी के काफी सारे फायदे होंगे लेकिन अगर बैकग्राउंड बताऊं तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा इसका होगा वो ये होगा कैस्केडिंग ऑफ टैक्स नहीं होगा। वैसे तो देखिए काफी सारे फायदे होंगे, कंप्लायंस बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, टैक्स बेस बढ़ेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। ये सारे फायदे होंगे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होगा, पहले टैक्स ऑन टैक्स लगता था, कास्केडिंग ऑफ टैक्स अब नहीं लगेगा जीएसटी के आने के बाद। थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले क्या होता था अब क्या होगा। देखिए मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, कपड़े बनाने वाला कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने 100 रुपये का कपड़ा खरीदा, सिर्फ कपड़ा खरीदा, शर्ट्स नहीं खरीदे, समझ गए। तो उस खरीदने पर 10 रुपये उसको टैक्स लगेगा क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो टैक्स देना पड़ता है उस पर, वैट या फिर सेल्स टैक्स जो भी होता है। तो 100 रुपये का उसने कपड़ा खरीदा, 10 रुपये का उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए 30 रुपये जो मैन्युफैक्चरर है उसने ऊपर से लगा दिया, यानी कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट कर दिया, पैंट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखिए वैल्यू एडिशन किया उसने 30 रुपये का, 100 रुपये का खरीदा था, 30 रुपये का खुद से वैल्यू एडिशन कर दिया, तो टोटल हो गया 130। अब देखिए 130 पे भी तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी। आपको पता है कि मैन्युफैक्चरर पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस पर एक्साइज ड्यूटी भरती है फैक्ट्रीज। तो अब देखिए 130 पे जो एक्साइज ड्यूटी लगेगी वो 10% लगेगी, तो दोबारा से होगा 13। अब देखिए पहले क्या होता था, ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपये का कपड़ा खरीदा पहले तो उस पर 10 रुपये टैक्स दे दिया था। अब 30 रुपये वैल्यू एडिशन करके एक शर्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो पहले ही होता था 10 के अलावा 13 रुपये दोबारा से देना पड़ता था, टैक्स ऑन टैक्स। यानी 10 रुपये पहले दिया जा चुका है, उसके ऊपर में भी टैक्स। लेकिन अब जीएसटी के अंडर में क्या होगा, वैसे तो देखिए पहले टैक्स लगता था 130 का 10% 13 लगता था, लेकिन अब जीएसटी में ऐसा होगा, जीएसटी देखा कि 10 रुपये तो वो ऑलरेडी दे चुका है ना जब उसने खरीदा था, तो अब इसमें 3 रुपये और देने पड़ेंगे, समझ गए। तो अब दोबारा से देख लीजिए, आगे एग्जांपल को आगे बढ़ाइए। मान लीजिए उस मैन्युफैक्चरर ने शर्ट को बेच दिया आगे होलसेल वाले को 130 रुपये का। अब 130 रुपये में 20 रुपये वो अपना मार्जिन ऐड करेगा होलसेल वाला, तो 130 प्लस में 20 हो गया 150। अब देखिए जीएसटी से पहले क्या होता था, 150 का 10% कितना, 15 रुपये। तो टैक्स ऑन टैक्स 10 पहले दिया, 13 बाद में, पहले वाले सिस्टम के हिसाब से 15 दोबारा से, तो टैक्स पे टैक्स लगता जा रहा है। लेकिन अब जीएसटी के हिसाब से क्या होगा कि 10 रुपये पहले उसने दे दिए थे, 3 बाद में दे दिए थे, अब सिर्फ 2 और देने हैं, समझ गए। यानी सिर्फ जो बढ़ी हुई वैल्यू है उस पर टैक्स देना पड़ रहा है। यानी मान लीजिए 130 अगर यहां से खरीदा था मैन्युफैक्चरर से, 20 रुपये अपना वैल्यू एडिशन किया, तो सिर्फ 20 रुपये पे टैक्स दे रहा है वो, जितना आपने वैल्यू एडिशन किया। 130 पे टैक्स नहीं दे रहा है, जिस पे टैक्स ऑलरेडी दिया जा चुका है, 10 यहां पे दिया था, 3 यहां पे दिया था। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि इसमें सिर्फ एक प्रकार से एक ही टैक्स लगता है, टैक्स ऑन टैक्स। जो कास्केडिंग ऑफ टैक्स होता था वो नहीं होता था। पहले क्या होता था, कास्केडिंग ऑफ टैक्स की वजह से हर एक स्टेप में आगे आगे जा रहा है तो टैक्स बढ़ता जाता था, तो जो दाम है वो काफी ज्यादा हो जाते थे इस चीज के। तो एक तो देखिए कंज्यूमर्स को ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, ऊपर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती थी क्योंकि देखिए बाहर की कंपनीज है वो तो देखेंगे ना टैक्स स्ट्रक्चर काफी खराब है, इसीलिए जीएसटी काफी फायदेमंद साबित होगा। अब प्रीलिम में देखिए काफी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस पे हम चर्चा कर लेते हैं, आर्टिकल को भी साथ साथ डिस्कस करते ही हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी का प्रीलिम के लिए। सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा, जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन टैक्स है। डेस्टिनेशन टैक्स कैसे, ये जो बार बार टैक्स लगाते थे हर एक स्टेप के बाद में वो नहीं लगेगा, सिर्फ कंज्यूमर को एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा, डेस्टिनेशन टैक्स लगाना पड़ेगा।
एक ही बार जब कंज्यूमर चीज खरीदेगा तो पूरा टैक्स लगा जाएगा, जिस जिस स्टेप से वो चीज गुजरी है सारा टैक्स एक ही बार में दे देगा कंज्यूमर। अब आप सोचोगे कि कंज्यूमर सारा टैक्स भरेगा, देखिए कंज्यूमर के लिए चीज भी तो काफी सस्ती हो जाएगी ना। पहले बार बार वो टैक्स देते थे तो सारे, अब ऐसा तो है नहीं कि अब होलसेल वाले को टैक्स देना पड़ा तो वो अपनी जेब से भरेगा, वो भी तो टैक्स पहले भी कंज्यूमर पे ही डालता था ना, सारे मिला के टैक्स जोड़ देते थे, अपना अपना जो भी इन पे टैक्स लगता था वो जोड़ देते थे, तो फाइनली वैसे भी पहले कंज्यूमर्स को ही भरना पड़ता था। लेकिन अब ये फायदा होगा, कंज्यूमर्स को चीज काफी सस्ती मिलेगी। तो ये याद रखिएगा, 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपके सामने। जीएसटी किस तरह का टैक्स है, सोर्स बेस्ड टैक्स है या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, या कोई 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हमेशा आपको क्लिक करना है डेस्टिनेशन बेस्ड ये टैक्स है। अब देखिए जीएसटी में ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम में कि कौन कौन से टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐड किए हैं अपने, और कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो सब्ज्यूम हुए हैं जीएसटी के अंदर में। तो ये कुछ लिस्ट है, याद रखिएगा। सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कस्टम ड्यूटी एज सच ऐड नहीं हुआ है, लेकिन काउंटरवेलिंग ड्यूटी वो सब ड्यूटीज हैं, उनको कहते हैं एडिशनल कस्टम ड्यूटी, वो ऐड हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, कस्टम ड्यूटी ऐड नहीं हुई है जीएसटी के अंदर में। और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल सेस और सरचार्ज, ये देखिए दूसरे तरह के सेस और सरचार्ज हैं। आमतौर पे तो यही तो आरोप लगाती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं कि आपने सेस और सरचार्ज तो ऐड किया नहीं, तो ये थोड़ा सेस और सरचार्ज अलग तरह के हैं। आगे देखिए स्टेट टैक्सेस में कौन से हैं, वैट ऐड हो गया है, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट सेस, ओक्ट्री जो चुंगी कर लगता था, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी वगैरह पे जो टैक्स लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब टैक्स हैं। तो बस एक बात याद रखिएगा कि जो अल्कोहल और पेट्रोलियम वो ऐड नहीं हुआ है जीएसटी में अभी, पेट्रोलियम और अल्कोहल। उसके बाद में देखिए आप वो बताइए क्या कॉर्पोरेशन टैक्स, इनडायरेक्ट जो इनकम टैक्स हैं वो सब टैक्स हैं कि नहीं है जीएसटी में। देखिए वो तो वैसे भी नहीं होंगे ना, जीएसटी तो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है, और जो ये इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स ये तो डायरेक्ट टैक्स हैं, समझ गए। इनडायरेक्ट टैक्स आता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में सीबीसी के अंदर में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, और जो ये सीबीडीटी होता है इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के लिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जीएसटी नहीं है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। इस पे भी क्वेश्चन बनता है प्रीलिम का, इंपॉर्टेंट। आगे देखिए ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम के लिए कि एक प्रकार से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जीएसटी को। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स को सीजीएसटी कहा जाएगा, और इसका पूरा जो हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। एसजीएसटी जो टैक्स लगाया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लगाया जाएगा, पूरा हिस्सा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में। आईजीएसटी यानी इंटर स्टेट कोई गुड्स की मूवमेंट होती है तो उस पे हुए रेवेन्यू को दोनों डिवाइड करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, याद रखिएगा इसे। अब जीएसटी काउंसिल में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जीएसटी काउंसिल में देखिए जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे देश के, अरुण जेटली इसके चेयरमैन होंगे, या बाद में अगर चेंज हो गया तो वो होंगे, जो भी है। और इसमें देखिए इस पूरी काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, और इवन जो विभिन्न राज्य हैं उनके भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। पावर की बात करेंगे तो 1/3 वोटिंग पावर मिलेगी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 2/3 पावर जो मिलेगी वो स्टेट्स को। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको डिसीजन को 3/4 वोट से पारित करना जरूरी है। और जबकि मीटिंग तभी आयोजित हो सकती है जब कम से कम काउंसिल के 50% जो मेंबर्स हैं वो मीटिंग में प्रेजेंट हों। तो 50% कोरम होना चाहिए। जैसे पार्लियामेंट तभी एक प्रकार से आयोजित होती है, तभी मीटिंग होती है पार्लियामेंट जब 10% मेंबर्स कम से कम आए हों। वैसे ही जो कोरम, उस चीज़ को कहते हैं कोरम। तो मिनिमम कोरम 50% का होना चाहिए इस जीएसटी काउंसिल का। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? और तो देखिए ये डिफरेंट टैक्स स्लैब्स के अंडर में डिवाइड किया गया था। 0% यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा जो हमारे डेली यूज की वस्तुएं हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, जैसे दूध, सब्जियां, फूड ग्रेन्स, इन सब पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर्स, इवन द हिंदू पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5% टैक्स लगेगा टी, कॉफ़ी, शुगर, मिल्क, फूड, बेबीज फूड, ये सब चीज़ों पे। 12% हमें टैक्स देना होगा बटर, फ्रूट जूसेस, बायोगैस, फर्टिलाइजर्स, कैंडल्स, मोमबत्तियाँ वगैरह, लेदर्स, इन सब चीज़ों पे। 18% टैक्स लगेगा टूथपेस्ट, अरे टूथपेस्ट को भी 18% में। टूथपेस्ट, रिफाइंड शुगर, पेट्रोलियम जेली, केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएरीज, इन सब पे 18% लगेगा। और 28% लगेगा लग्जरी आइटम्स जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेटर, ब्यूटी ऑफ मेकअप, ये सब चीज़ें जो सुंदरता पर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो अब देखिए आपको ये सब चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कमोडिटी कौन सी टैक्स स्लैब के अंडर में आएगी। इसे बेतुक के क्वेश्चन नहीं आएंगे बिल्कुल भी। तो मतलब आप ये याद मत रखिएगा, बस क्वेश्चन ऊपर से आएंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चंस आते हैं, और जबकि वैसे ही हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मेन अभी देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी ज़रूरी होती है। बस हमें ये पता लग जाए ना क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो बस फिर कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। अब ये सब चीज़ें याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कौन सी कमोडिटी कौन सी टैक्स स्लैब के अंदर में आएगी। क्वेश्चन आएगा तो यूँ आएगा कि जीएसटी टैक्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्लैब्स,
0%, 5%, 12%, 8%, 28%, ये तो कोई टैक्स स्लैब नहीं हुआ तो एग्जाम्पशन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ऊपर ऊपर से। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं जो सस्ती हुई महंगी हुई, सेम बात, जानने की आवश्यकता है नहीं। वैसे ये है टेलीकॉम, जैसे ये लाल वाले जो हैं करंट सर्विस टैक्स उन पे लग रहा है, और जो ये बाद वाले हैं वो अभी के हैं, यानी नई टैक्स स्लैब के अनुसार हैं। जैसे एयर ट्रैवल की बात करें तो पहले 6% टैक्स लगता था, अब 5% लगेगा, क्योंकि 5% की टैक्स स्लैब के अंदर में है। ठीक है, मसूरी की टिकट बुक करवानी पड़ेगी, सस्ती हो गई। आगे क्या है, आगे देखिए जीएसटी टैक्स रेट्स। अभी ये आर्टिकल में क्या है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है सिंपल सा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये। तो याद रखिएगा 101वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये, जो जीएसटी बिल अब पास हुआ था पहले, अब तो फाइनल रूप भी आ चुका है और पूरी उम्मीद है कि 1 जुलाई से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी श्रीनगर में, फाइनल जो 1200 के आसपास जो कमोडिटीज़ हैं उनको 4 तरह की स्लैब्स में डिवाइड कर दिया गया है। काफ़ी महीनों से ये स्पेकुलेशन थी, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि एक लोबिंग जारी है। लोबिंग कैसे कि देखिए जो इतनी तरह की कमोडिटीज़ हैं वो तो अपने अपने सोर्स लगाएंगे ना, अपने अपने सिंपल भाषा में कहीं तो जुगाड़ लगाएंगे, वो कहेंगे, सिफारिश लगवाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर को कि देखिए ये हमारी चीज़ है, इस पर आप टैक्स कम रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई कमोडिटी है वो 28% के दायरे में आ गई तो डेफिनेटली वो चीज़ महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी तो वो कम बिकेगी, फ़ायदा कम होगा जो ये मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको। तो हर एक जो अपने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या फिर जो कमोडिटीज़ हैं उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि वो लॉबिंग कर रहे हैं अभी। तो आखिरकार 1 जुलाई से अब आसान हो जाएगा जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि डिवाइड तो किया जा चुका है कमोडिटीज़ को डिफरेंट टैक्स स्लैब्स के अंदर में। तो अब देखिए ये एक आंकड़ा है, 43% जो गुड्स हैं यानी कमोडिटीज़ हैं उन पे 18% टैक्स लगेगा, यानी वो 18% वाली टैक्स स्लैब के अंडर में आएंगी। 43% जो गुड्स हैं 1200 में से, 17% जो गुड्स हैं वो 12% की टैक्स स्लैब के अंदर में आएंगे, 14% जो गुड्स हैं वो 5% की टैक्स स्लैब के अंदर में आएंगे, और 19% जो गुड्स हैं वो 28% की टैक्स स्लैब के अंदर में आएंगे। कुछ नहीं, बस बताने के लिए है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। कई बार इसलिए बताना पड़ता है कि एक्सट्रीम चांस में आ जाए, लेकिन ऊपर से मैं अपनी राय बता देता हूं ताकि आप, अगर आपके पास में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तैयार करने के लिए, तो इन चीज़ों के बारे में आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरा तो ये कर्तव्य है कि सब कुछ कंप्लीट करवाना। आगे क्या है, आगे देखिए एक्स्ट्रा टैक्स और वे फॉरवर्ड। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कुछ 28% के दायरे में आ रही हैं, उन पे 28% के बाद में भी एक्स्ट्रा सेस एक प्रकार से लगेगा। जैसे जो SUVs हैं, ये पान मसाला है, ऐसे टाइप की जो आइटम्स हैं उन पे ये वैसे तो पहले ही 28% की टैक्स स्लैब के अंदर आ रही हैं, यानी 28% के बाद में भी इन पे सेस लगेगा। समझ गए, ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई। जो SUVs हैं या पान मसाला जैसी आइटम्स हैं, 28% के बाद में भी सेस, तो ये तो और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। और देखिए ये पूरा जो टैक्स स्ट्रक्चर अपना दिख रहा है वो प्रोग्रेसिव टैक्स कोड दिख रहा है। प्रोग्रेसिव टैक्स कोड ये इसलिए क्योंकि देखिए वैसे हमारे देश की लोगों की जो इनकम है उसमें काफ़ी डिस्पैरिटीज़, काफ़ी एक प्रकार से विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं हमें, इसीलिए जो अपना टैक्स स्ट्रक्चर है पूरा प्रोग्रेसिव है। अब जैसे ये जो आइटम्स हैं, अब जो SUVs हैं, बड़ी बड़ी महंगी कारें हैं, ये तो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन पे सेस भी लगा दिया गया है, तो प्रोग्रेसिव हैं। गरीब लोग के जो लोग डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं जैसे मिल्क या फिर जो डेली खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनको तो बल्कि एग्जेम्प्ट कर दिया गया है और उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन अमीर लोग जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उस पर टैक्स ज़्यादा लगाया जा रहा है। तो बाद में यूँ भी कहते हैं कि देखिए एक पहले कहा गया था कि 20% से ऊपर टैक्स नहीं जाएगा, लेकिन टैक्स तो काफ़ी ऊपर चला गया, तो गवर्नमेंट की ये बात तो गलत साबित हो गई। ऊपर से यह भी डर है कि बैकडोर से भी, यानी और भी कुछ सेस से, क्योंकि देखिए पहले तो पार्लियामेंट से लगाने पड़ते थे सारे टैक्स, लेकिन अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने CGST या SGST है उसमें अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो एक लेवल के बाद में, मतलब कुछ समय के पश्चात चेंज कर सकते हैं, शुरू में तो शायद सेम रखने हैं। तो बात यूँ है कि देखिए बैकडोर से भी टैक्स को बढ़ाया जा सकता है, ये भी अपने आप में एक चिंतनीय विषय है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी हो गया अब ये पूरा मैटर। अब देखिए इससे तो और ज़्यादा टैक्स बर्डन आएगा, टैक्स प्रेडिक्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो यही बात है और कुछ खास नहीं। तो इन सब मुद्दों पे क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा याद रखिएगा आप। आगे क्या है, आगे देखिए नेपाल पे है ये पूरे 2 आर्टिकल्स आगे वाले। नेपाल का देखिए अगर कुछ बैकग्राउंड हम जाने तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, काफ़ी सालों तक नेपाल के जो पार्टीज़ हैं वो आपस में लड़ती झगड़ती रही संविधान को बनाने को लेके, और इंडिया ने भी काफ़ी सहायता प्रोवाइड करी थी। इंडिया डिफरेंट पार्टीज़ को एक मंच पे लेके आया 2005 के बाद, और कंस्टिट्यूट असेंबली के लिए मेंबर्स चुने गए। पहली बार जो मेंबर्स चुने गए थे उनसे कोई नतीजा नहीं निकला, फिर दोबारा फिर से कंस्टिट्यूट असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए, बाद में उन्होंने अपना संविधान बनाया, लेकिन उस संविधान में काफ़ी खामियां थी और इंडिया ने भी प्रोटेस्ट करते हुए उस संविधान को सिर्फ नोट किया, उसको वेलकम नहीं किया। तो कौन सी ऐसी खामियां थी जो अभी संविधान बनाया था नेपाल ने? वुमेन राइट्स नहीं दिए गए थे उनको बहुत ज़्यादा। अगर कोई नेपाली वुमन किसी
बाहर के व्यक्ति मान लीजिए किसी इंडियन व्यक्ति के साथ शादी करती तो एक प्रकार से उनके राइट्स हैं, उनको सिटीजनशिप से वंचित होता, उनको प्रॉपर्टी से वंचित होना पड़ता था। इस प्रकार की कुछ प्रोविजन था। और बाद में एक प्रोविंसेस का नेपाल में इस प्रकार से डिवाइड किया गया था। देखिए यहाँ पे जो नेपाल है ना, ये देखिए जो इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, यहाँ पे थारूज, मधेसीज, ये सारे लोग रहते हैं। इनका जो ओरिजिन है वो इंडिया से है। 1970 के आसपास या उससे भी पहले महामारी हुई थी यहाँ पे, तो काफ़ी संख्या में जो बिहार और यूपी से लोग यहाँ पे जाके बस गए थे। नेपाल के प्लेन एरियाज़ में रहते हैं, तो प्लेन एरियाज़ में रहते हैं, तो इनका और जो यूपी और बिहार के लोगों के साथ में रोटी और बेटी का साथ है। मतलब बेटी ब्याई जाती है यहाँ भी और यहाँ की बेटी वहाँ जाती है, तो रोटी और बेटी का साथ है। तो अब देखिए ये पूरा जो रीजन है ना, नेपाल का ऊपर वाला नॉर्थ का रीजन है वो हिली रीजन है, यानी ऊपर का रीजन में पहाड़ है, नीचे का रीजन प्लेन एरिया है जो भारत के साथ लगता है। अब देखिए क्या किया नेपाल ने, जो अपना संविधान बनाया, क्या हुआ उसमें प्रोविंसेस को इस प्रकार से डिवाइड किया गया कि जो मधेसी लोग हैं वो डिवाइड हो गए। इस प्रकार से डिवाइड किया गया, देखिए वर्टिकली डिवाइड किया गया। अब वर्टिकली आप डिवाइड करोगे, 7 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, तो मधेसीज रहते हैं। जो मधेसीज तो पूरे एक प्रोविंस में आए नहीं, ये तो 7 प्रोविंस में थोड़े थोड़े बट गए। अगर कोई भी एकजुट होकर रहते तो एक प्रकार से पावर बन के उभरते, इनका कोई रोल होता नेपाल की पॉलिटिक्स में। लेकिन 7 प्रोविंस में इनको डिवाइड कर दिया इस प्रकार से, तो हर एक प्रोविंस में थोड़े थोड़े आने लगे, हर एक प्रोविंस में ये माइनॉरिटी हो गए। जबकि क्या चाहते थे मधेसीज और थारूज जो ये चाहते थे कि कम से कम देखिए हमको इस तरह से डिवाइड किया जाए, आप हॉरिजेंटली डिवाइड किया जाए, ताकि जो पूरा प्लेन एरिया है वो एक में आए और मधेसीज एक ताकत बन के उभरें। फिर ये यूं भी कहते थे कि देखिए सारी जीडीपी है वो यहाँ से चलती है, 65% जीडीपी है, पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है प्लेन एरियाज में, हिली लोगों की पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है और जीडीपी भी काफ़ी कम कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो प्लेन एरियाज के जो लोग हैं, मधेसी लोगों का, उनके जो पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन है, जो वहाँ की सरकार में जो एक प्रकार से भागीदारी है वो काफ़ी कम है। ये भी एक कारण था। ऊपर से ये भी देखिए इनको, जैसे आपने देखा होगा हमारे संविधान में यूं लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन जो नेपाल का संविधान बना उसमें लिखा हुआ है वी द नेपाली पीपल। अब मधेसीज नेपाली लैंग्वेज नहीं यूज करते, तो एक प्रकार से यूं कहा गया कि साफ तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में नेपाली लोगों को, एक प्रकार से नेपाली लोगों को, जो लोग नेपाली बोलते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देने की बात हुई है। इसी वजह से, इन तमाम कारणों की वजह से मधेसी लोगों ने ब्लॉकेड लगा दिया था वहाँ पे। और जो ओली गवर्नमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाद में ओली गवर्नमेंट चुन के आई थी, उनका स्टैंड काफ़ी एंटी इंडिया था। बाद में उनको रिमूव कर दिया गया और अभी नए जो प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं कमल दहल प्रचंड। ये अभी इनका जो रुख है वो सकारात्मक है इंडिया की तरफ में। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए ये वही कमल दहल प्रचंड हैं जो पहले ये माओइस्ट के रास्ते पर थे, हथियार इन्होंने उठा रखे थे, और जिनका पूरा का पूरा स्टैंड, पूरी मूवमेंट जो इन्होंने माओइज्म की चलाई थी नेपाल के अंदर में, वो एंटी इंडिया चलाई थी। समझ गए? यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्रक्स ये निकलता है, पहले कमल दहल प्रचंड जो आज के नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, जो इंडिया की थोड़ी बहुत फेवर करते हैं, वो पहले पूर्णतया एंटी इंडिया थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी रिटोरिक चेंज कर दी है, अब उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया है। पहले वो एंटी इंडिया थे। आगे क्या है, देखिए इन सब चीज़ों के बीच में उन्होंने, कमल दहल प्रचंड ने कोशिश की, उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हम मधेसी लोगों की जो एक प्रकार से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब नेपाल में लोकल इलेक्शंस हुए हैं पहले फेज के, तो उसी संदर्भ में दोनों आर्टिकल्स हैं। ये थोड़ा बैकग्राउंड हमने जाना। अब देखिए 7 प्रोविंस है नेपाल के अंदर में, और 3 प्रोविंसेस के इलेक्शंस, लोकल इलेक्शंस हुए, यानी पंचायत के इलेक्शंस हुए 14 मई को। ये देखिए ये हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, और नीचे वाले हैं ये शेर बहादुर देउबा, नेपाली कांग्रेस के हैं ये। और देखिए 7 में से 3 प्रोविंसेस के इलेक्शन हुए 14 मई को, और अगले फेज के इलेक्शंस होंगे 14 जून को। अब जो पहले फेज के इलेक्शंस हुए 14 मई को, वो तो पहाड़ों में हुए थे, हिल एरियाज में हुए थे, तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगले जो इलेक्शंस होंगे 14 जून को, वो प्लेन एरियाज में होंगे, मधेसी लोगों के एरियाज में होंगे, और वहाँ पे तो वो मधेसी आपको पता है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए 20 साल बाद ये लोकल पंचायत के इलेक्शंस हुए, और काफ़ी सालों से तो आपने देखा हो, अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहे हैं नेपाल के अंदर में। और देखिए लोकल इलेक्शंस नहीं हुए, इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं आ पाई, क्योंकि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं काफ़ी फ़ायदा होता है, जनता के पास में पावर पहुँचती है। माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ नेपाल से दूसरे इलाकों में, इंडिया, चाइना या फिर दूसरे इलाकों में, और डेवलपमेंट नहीं आई। अर्थक्वेक के बाद में भी जो रिस्पॉन्स है नेपाल का वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। तो डिसेंट्रलाइजेशन से काफ़ी फायदा होता है। देखिए लोकल रेवेन्यू जनरेशन होता है, स्पेंडिंग भी अच्छी होती है, और लोकल जनता अपने हिसाब से कानून बना सकती है। तो ये है। अगला जो ये आर्टिकल लिखते हैं, ये लिखते हैं कनक मणि दीक्षित। कनक मणि दीक्षित, इनको भी देखिए प्रो इंडिया माना जाता है। वैसे तो देखिए ये इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन ये प्रो इंडिया है फिर भी, यानी इनका जो स्टैंड रहता है वो
यूं रहता है कि नेपाल को ज़्यादा इंडिया के साथ ही कोऑपरेट करना चाहिए, और ये इसीलिए इंडिया को कई बार क्रिटिसाइज करते हैं कि देखिए आप इतना ज़्यादा पुश मत करिए नेपाल को कि वो चाइना के साथ जाके मिल जाए। तो कनकमणि दीक्षित, इनको अरेस्ट भी किया गया था करप्शन के चार्जेस में पिछले साल, और काफ़ी आर्टिकल्स लिखते हैं द हिंदू में। ये कहते हैं देखिए आर्टिकल के स्टार्टिंग में कि दो व्यू निकल के आते हैं नेपाल के बारे में। एक व्यू तो यूं कहता है कि नेपाल अभी एक फेल्ड स्टेट है, कि वो अपना संविधान नहीं बना पा रहे हैं ढंग से, और इतने सालों से वहाँ पे क्राइसिस हैं। दूसरा व्यू यूं आता है कि देखिए नेपाल काफ़ी रिजिलियंट है। पूरी स्टोरी देख लीजिए, नेपाल ने कितनी तमाम तरह की दिक्कतों के बावजूद वो बढ़े हैं, कम से कम उन्होंने कोशिश करी है। किस प्रकार से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थे, माओइस्ट ने वहाँ पे हथियार उठा के रखे थे, किस प्रकार से वो एक साथ आए, और कैसे अभी मदेसीज लोगों का ब्लॉकेड हुआ। फिर उसके बाद में हाल फिलहाल में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को भी वहाँ पे इम्पीच किया गया था, दोबारा से इंक्लूड किया गया, यानी कुछ कुछ होता रहता है। इवन अर्थक्वेक भी आया। उन तमाम तरह की मुश्किलात के बाद भी नेपाल आज अपने आप में कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी आए, तो एक रिजिलियंट देश है नेपाल। अब लोकल इलेक्शंस कंटेक्स्ट आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया था। ये कहते हैं कि देखिए नेपाल में ऐसा डिसाइड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जैसे ही संविधान बनाए उसके तुरंत बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन अभी तक संविधान आने के बाद में भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस अभी तक नहीं हुए हैं। तो फिर आपके जहन में यूं आया होगा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए ही नहीं तो वहाँ के देश के प्रधानमंत्री कैसे बन गए। तो देखिए अभी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी संविधान बनाने के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन नए पार्लियामेंट के इलेक्शंस अभी तक नहीं हुए हैं। तो ये कहते हैं कि देखिए पहले तो काफ़ी खतरा पैदा हो गया था, मदेसीज के इस पूरे आंदोलन को हिल वर्सेस प्लेन में डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन एक गनीमत ये रही कि आखिरकार ये हिल वर्सेस प्लेन की फाइट में कन्वर्ट नहीं हो उसका। अब ये जो मदेसीज की फाइट है सिर्फ मदेसी लोगों की फाइट बन के रह गई है कम से कम, नहीं तो नेपाल के दो टुकड़े हो जाते, दिक्कत हो जाती। उसके बाद में कहते हैं कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, जो संविधान बनाया नेपाल का, उसका काफ़ी खराब इंप्रेशन गया इंडिया के ऊपर में। और लेकिन ये कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है वो काफ़ी ख़राब है, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें। जैसे कि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो विलेज और अर्बन यूनिट्स को काफ़ी तरह के अधिकार देता है, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स देता है। और पहले फेज़ के इलेक्शंस हो गए जैसा हमने अभी डिस्कस किया। और ये कहते हैं कि देखिए दूसरे फेज़ के इलेक्शन जो है वो मदेसी लोगों के एरियाज़ में होंगे, लेकिन वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो मदेसी लोग यूं कह रहे हैं कि हिसाब से कि कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करो, जल्द से जल्द संशोधन लेके आओ, तभी हम इस लोकल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो किस तरह की मांगे हैं इनकी? तो कई मांगे हैं इनकी, जैसे लोकल बॉडीज़ में एक प्रकार से सीट्स बढ़ा दो प्लेन एरियाज़ के अंदर में, या फिर इलेक्ट्रोल जो कॉलेजेस हैं उसमें भी आप उनमें चेंजेस लाओ, अपर हाउसेस के इलेक्ट्रोल कॉलेज सिस्टम में। और जो बाउंड्रीज हैं प्रोविंस की वो रीडिफाइन कर दो, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, वो हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल की बजाय उसको हॉरिजॉन्टल कर दो, ताकि मदेश जो हैं वो एक यूनिट में उभर के आएँ। और हिल और प्लेन एरियाज के बीच में एक लक्ष्मण रेखा लेके आओ, इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि देखिए मदेसी लोग जिस प्रकार की डिमांड कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि संविधान में संशोधन तभी हो सकता है जब पार्लियामेंट उसे पास करे, जबकि पार्लियामेंट के इलेक्शंस तो अभी हुए ही नहीं ना। अभी तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, वही कंटिन्यू कर रही है नेपाल के अंदर में। दूसरा, अगर संविधान में किसी भी तरह का संशोधन होता है तो स्टेट्स की राय लेना भी जरूरी है। तो नेपाल जो मदेसी लोगों की कई मांगे जो हैं वो नाजायज़ हैं। उसके बाद में क्या आता है, उसमें थोड़ा ये इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए इंडिया अब एक पूरे वर्ल्ड प्लेयर की तरह खेलना चाहता है, लेकिन आप ग्लोबल इश्यूज़ को ले लीजिए, कई सारे ग्लोबल इश्यूज़ को ले लीजिए, सीरिया का इशू, यूक्रेन का इशू, अफगानिस्तान का इशू, इवन बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, इन सब चीज़ों पे, तमाम चीज़ों पे इंडिया एक स्ट्रॉन्ग फैसला ले पाने में सक्षम नहीं हो पाया है। यानी इंडिया बनना तो चाहता है वर्ल्ड पावर, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाता। इवन साउथ एशिया को भी साथ लेकर नहीं चल पाता इंडिया। और ये कहते हैं कि देखिए इंडिया की दिक्कत क्या है, न्यू दिल्ली की दिक्कत ये है कि जो यहाँ के जो सिविल सोसाइटी है, जो यहाँ के थिंक टैंक्स हैं, वो एक प्रकार से वही लाइन पकड़ते हैं जो फॉरेन मिनिस्ट्री लाइन पकड़ती है। अगर मान लीजिए तो थिंक टैंक्स हैं वही लाइन पकड़ेंगे, अगर फॉरेन मिनिस्ट्री को अच्छे से क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो फिर एक अलग से प्रेशर कैसे डाला जाएगा फॉरेन मिनिस्ट्री पे? फिर तो आप यूँ है कि सरकार के हिसाब से ही चल रहे हो। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताया कि जैसे इंडिया जो है वो नेपाल को इग्नोर कर रहा है, लेकिन थिंक टैंक्स हैं वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं? जो कमेंटेटर्स हैं इंडिया के अंदर में, जो सिविल सोसाइटी है वो क्यों इग्नोर कर रही है? सिविल सोसाइटी को क्या इस बात का पता नहीं कि नेपाल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूपी और बिहार की डेवलपमेंट के लिए, वहाँ की सिक्योरिटी के लिए कितना ज़्यादा नेपाल इंपॉर्टेंट है? लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना सिविल सोसाइटी ध्यान देती है नेपाल के ऊपर में, ना इंडियन गवर्नमेंट ध्यान देती है।
और फिर ये इस बात को भी लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, जैसा हमने देखा जो अभी के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड और बाबूराम भट्टाराई, जो ये दो लीडर्स हैं, ये आज सत्ता में हैं, यानी ये तो प्रधानमंत्री हैं कमल दहल जो हैं, ये कहते हैं कि देखिए इंडिया ने इनके साथ में क्यों एक प्रकार से कोऑपरेशन किया। पहले इन्होंने तो एक प्रकार से एंटी इंडिया पूरा रेटोरिक फैलाया था नेपाल के अंदर में, अब इंडिया जो है इन्हीं के साथ में एक प्रकार से कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। और कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इन्होंने ही अभी चाइना के बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया। ये देखिए मैंने कहा था ना, ये एक प्रकार से इनकी जो क्रिटिसाइज तो करते हैं इंडिया की, लेकिन ये इंडिया का एक प्रकार से इस बात के पक्षधर हैं कि नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ अच्छे होने चाहिए। अब देखिए ये इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कमल दहल प्रचंड नेपाल के बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करके आए, इनको नहीं करना चाहिए। आगे क्या है, आगे देखिए नेपाल और इंडिया के रिलेशंस को कैसे सुधारा जाए, तो वो सिंपल चीज़ें हैं, बॉर्डर ओपन होना चाहिए जो फिलहाल ओपन ही है, जॉब माइग्रेशन होना चाहिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस किया जाए, और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो म्यूचुअल होनी चाहिए, दोनों देश परस्पर आपस में बढ़ने चाहिए आगे, और इन्वायरमेंट इश्यूज़ को भी एड्रेस किया जाना आवश्यक है, चाहे वो पोल्यूशन हो या फिर क्लाइमेट चेंज हो। ये कहते हैं कि देखिए चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, नेपाल से कनेक्टिविटी बढ़ाता जा रहा है, लेकिन भारत इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इंडिया को एक ट्रांस हिमालयन कॉमर्स स्टार्ट करना चाहिए नेपाल कॉरिडोर के साथ में। ये एग्जांपल दे रहा है, देखिए कैसे चाइना जो है वो नेपाल के अंदर बढ़ता जा रहा है। ये देखिए ये चाइना अपनी रेलवेज बना रहा है, ये तिब्बत का लहासा है और ये चाइना का दूसरा प्रोविंस है। तो इन्होंने पूरी रेलवे, ये जो काली है ना जिस पे अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे इनकी रेलवे आ चुकी है। देखिए ये लगता आसान रीजन है, लेकिन पूरे माउंटेन्स है यहाँ पे, काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है और बहुत मुश्किल है यहाँ पे रेलवेज बनाना। तो इन्होंने ये पूरा एरिया रेलवे से कवर कर लिया है। अब इनका प्लान क्या है, इनका प्लान ये है कि 2020 तक ये काठमांडू तक, लहासा से काठमांडू तक ये रेल की कनेक्टिविटी लाना चाहते हैं। ये देखिए अगर लासा तक, यहाँ लासा से काठमांडू तक आ गई तो इसका मतलब तो यही है ना, बिल्कुल अंदर घुस गया चाइना नेपाल के अंदर में। तो इंडिया को सचेत हो जाना चाहिए और इंडिया को भी प्रॉपर एक प्रकार से अपनी कनेक्टिविटी और इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहिए नेपाल के ऊपर में। इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं कि बिग ब्रदर का रवैया अपनाए या फिर इंटरफेयर करे उनकी पॉलिटिक्स के अंदर में, लेकिन कम से कम लिवरेज रखे। ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी है, लिवरेज रखे, डिपेंडेंसी क्रिएट हो नेपाल की हमारे ऊपर में, ये भी एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट होता है। आगे क्या है, आगे देखिए यूएस की बात है। ये यूएस में 4 महीने हो गए ट्रंप को ऑफिस ज्वाइन करे, और अभी 4 महीने के बाद में इम्पीचमेंट की भी बातें उठने लगी हैं। और क्यों उठने लगी है, सेम बात, क्यों जेम्स कोमी जो एफबीआई के डायरेक्टर थे वो जांच कर रहे थे इस बात की कि क्या वास्तव में ट्रंप ने रशिया की सहायता ली थी इलेक्शंस जीतने के लिए, क्या रशिया के साथ में एक प्रकार से क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को शेयर किया था ट्रंप ने। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को लेके इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जारी होने वाली थी, उससे पहले ही ट्रंप ने जांच जो एजेंसी थी उसके हेड को अपने पद से हटा दिया। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए ये वही टाइम है जो रिचर्ड निक्सन इनके प्रेसिडेंट थे, 1971 के आसपास की बात है, जब वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, काफ़ी आरोप लगे थे निक्सन पे, उन्होंने भी अपने काउंसिल को हटा दिया था। उस समय पे उन्होंने सोचा था कि काउंसिल को हटाए जाने से वो एक प्रकार से इन विवादों से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निक्सन को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा था और वही सेम सिचुएशन अभी ट्रंप फेस कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि देखिए जो निक्सन, जो नीचे वाले निक्सन है, वाटरगेट स्कैंडल में इन्होंने इस्तीफा दिया था, ये तो काफ़ी पॉलिटिकल इंटेलिजेंट पर्सन थे, जबकि ट्रंप ने तो आपने देखा ही होगा, इनकी ना तो कोई स्ट्रेटजी है और इनकोहेरेंसी काफ़ी देखने को मिलती है। कैसे, जैसे देखिए अभी आरोप लग रहे थे कि इन्होंने जो एफबीआई के डायरेक्टर को क्यों हटाया, जो इनके एक प्रकार से सबऑर्डिनेट्स हैं वो कोई डिफरेंट बात बोल रहे थे, इन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट स्टैंड लिया। और चाहे वो रशिया की बात हो, जो इनके जो अधिकारी थे वो तो इस बात का बचाव कर रहे थे कि जो ट्रंप है उन्होंने आईएस के जो इन्फॉर्मेशन थी क्लासिफाइड वो रशिया के साथ नहीं शेयर करी, लेकिन इन्होंने अपना स्टैंड चेंज करते हुए कुछ अलग ही कह दिया। ये कहते हैं कि मेरे पास तो पावर है रशिया के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, तो इसका मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली मान लिया कि हाँ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन शेयर करी है रशिया के साथ में। तो बातें ये हैं कि देखिए ये जो इनका स्टैंड है वो कभी सेम नहीं रहता और इनकोहेरेंसी रहती है इनकी पॉलिसी में। तो ये उतने चालाक नहीं है, साफ साफ शब्दों में कहूँ तो, जितने चालाक निक्सन थे। और बाद में कहते हैं कि देखिए इम्पीचमेंट, ऐसा खतरा तो नहीं है इनका इम्पीचमेंट, मतलब बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आज शाम को ही हो जाएगा, कल हो जाएगा। इम्पीचमेंट में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी दोनों के दोनों जो हाउस हैं वहाँ पे यूएस में, वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी जो है वो मेजोरिटी में है, तो इतनी आसानी से इम्पीचमेंट नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ट्रंप को ठीक से काम नहीं करने देती। सोच के देखिए, जब आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज पे ही कंट्रोल ना हो तो कितने देर तक आप रूल कर पाओगे। अब यूँ भी कहते हैं कि देखिए जिन एफबीआई के डायरेक्टर को उन्होंने पद से हटाया है उनके पास में इनके कुछ सीक्रेट टेपिंग्स हैं, मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह हैं। जिस दिन उन्होंने वो रिकॉर्डिंग जारी कर दी पब्लिक में, उसी दिन ज़्यादा एक प्रकार से क्राइसिस दोबारा से आ जाएंगे।
तो इंटेलिजेंस एजेंसीज तो आपको पता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं किसी भी देश में, तो प्रधानमंत्री या फिर जो भी प्रीमियर है उनके अंडर में आना ही चाहिए। जब इंटेलिजेंस एजेंसीज जब स्टेट प्रमुख के खिलाफ हों तो फिर एक प्रकार से सत्ता चलाना वास्तव में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। बस इतना ही है आज के डिस्कशन में, बस इतना ही। थैंक यू।